जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 15 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हमारा अभी आज का पहला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो सुब्रमण्यम भारती जो है, इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर जो तमिलनाडु राज्य सरकार, तमिलनाडु जो राज्य है, इन्होंने 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, आपको वापस बताता हूँ। सुब्रमण्यम भारती जो है, तमिलनाडु जो राज्य है, इन्होंने इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। और इनका जो नाम है सुब्रमण्यम भारती, तो सुब्रमण्यम भारती में जो भारती शब्द है, इस भारती शब्द का अर्थ होता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद। और अगर आपसे पूछा गया कि तमिल साहित्य को हम क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु का जो साहित्य है, इसे हम संगम साहित्य भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अंटार्कटिका में एक पौधे की खोज की है, तो उस पौधे का नाम उन्होंने क्या रखा है? तो इस पौधे का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी ने रखा है भारती एंसिस। और भारती एंसिस में जो भारती शब्द है, इसका अर्थ भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है 23 जनवरी। तो जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी के दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। और यह पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है, इस दिन यानी 23 जनवरी को हम यह पराक्रम दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और अगर आपसे पूछा गया कि आखिर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 8 सितंबर को हम मनाते हैं साक्षरता दिवस। ठीक है, 8 सितंबर को हम मनाते हैं साक्षरता दिवस। तो अब हम बढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर जो है, इस दिन हम लोकतंत्र दिवस और साथ ही में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 सितंबर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर है, इस दिन हम मनाते हैं विश्व शांति दिवस। अगला है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर जो है, इस दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, यह था हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो आपको बता दूं, यह जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसकी आधारशिला 14 सितंबर 2021 को, ठीक है, 14 सितंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। याद रखना, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रखी गई है कब? 14 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा? पीएम यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस यूनिवर्सिटी की, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला। और अगर आपसे बात की जाए राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, तो यह जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, यह एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, यह एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी दोनों थे। अगर आपसे बात की जाए इन्होंने किस युद्ध में भाग लिया, तो इन्होंने बाल्कन युद्ध में भाग लिया था, जो कि 1911 में हुआ था। ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, इन्होंने बाल्कन युद्ध में भाग लिया था, जो कि 1911 में हुआ था। और अगर आपसे बात की जाए इन्हें किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया था, तो 1932 में क्या हुआ था? 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है,
इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, ठीक है, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था, ठीक है, सिर्फ नामित किया गया था। कब? 1932 में। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है सिंधु यूनिवर्सिटी। दोस्तों यह जो सिंधु यूनिवर्सिटी है यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है, सिंधु यूनिवर्सिटी जो है यह लद्दाख में स्थित है। और अगर आपसे बात की जाए ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो यह जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पशु युद्ध स्मारक, तो यह जो पशु युद्ध स्मारक है यह मेरठ में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो यह जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है यह भी मेरठ के अंदर ही है। अगला प्रश्न है भारतीय खेल विश्वविद्यालय, तो यह जो भारतीय खेल विश्वविद्यालय है यह एक विश्वविद्यालय है जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में। अगर आपसे बात की जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यह जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं यह पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर के अंदर, और जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैं यह होंगे कर्नाटक के अंदर। अभी हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है हाल ही में चर्चा में रहा पारदीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो यह जो पारदीप पोर्ट है यह स्थित है ओडिशा राज्य में। और अगर आपसे बात की जाए कि यह किस नदी पर स्थित है, तो यह जो पारदीप पोर्ट है ये ओडिशा में महानदी जो है, महानदी, इस नदी पर यह स्थित है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, तो यह जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो भी इंपोर्ट, आयात और निर्यात में जितने भी कंटेनर होते हैं उन कंटेनर के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर मोबाइल कंटेनर एक्स-रे जो स्कैनर है, मशीन है, इसे लगाया गया है। अब इसका क्या काम है, किसका? मोबाइल कंटेनर एक्स-रे स्कैनर स्कैनिंग मशीन का। तो इसका यह काम है कि ये जो कंटेनर है तुरंत भौतिक परीक्षण कर लेता है, यानी तुरंत उसे स्कैन कर लेता है, जिससे क्या होगा, जो पहले ये रुकते थे, पहले जो कंटेनर बहुत देर तक रुकते थे, फिर उसे स्कैन किया जाता था और फिर उसे आगे बढ़ाया जाता था। तो यह जो मोबाइल कंटेनर एक्स-रे स्कैनिंग मशीन है यह इसे तुरंत जो है स्कैन कर लेगी और इसका जो रुकने का समय था उसे ख़त्म कर देगी। और इससे क्या होगा, तो इससे जो है आयात और निर्यात जो है भारत का यह बढ़ेगा। यह कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो कंटेनर है ये तुरंत चेक हो जाएंगे और चेक होते ही ये आगे आयात या फिर निर्यात हो जाएंगे। जैसे ही आयात और निर्यात हो जाएंगे तो अगले कंटेनर लाइन वाइज आते रहेंगे, जिससे कि जो है भारत का आयात और निर्यात बढ़ेगा। और जो है यह किस योजना के, इससे किस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसे दिया जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इससे बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है महानदी। तो यह जो महानदी है यह कटक के ओडिशा में स्थित है। और अगर आपसे बात की जाए कि यह जो महानदी है इस पर कौन सा आखिर बांध स्थित है, तो यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध इस महानदी पर स्थित है जिसका नाम है हरिकुंड बांध, ठीक है, इसका नाम है हरिकुंड बांध। और यह हरिकुंड बांध जो है यह संबलपुर जिले में है, ठीक है, संबलपुर जिला जो है इसके अंदर इस हरिकुंड बांध को बनाया गया है। और अगर आपसे बात की जाए महानदी जो है यह कटक जो सिटी है, यह महानदी जो नदी है इस पर स्थित है। और इस कटक के अंदर ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह इसके अंदर बनाया गया है। किसमें? कटक जो सिटी है इसके अंदर ही भारत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और अगर आपसे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यह मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है इसके अंदर है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है।
और जैसे मैंने आपको बताया इसी नदी पर हरिकुंड बांध भी है जो कि संबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है ओडिशा। तो ओडिशा में जो है एक स्टेडियम है जो जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो यह जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है यह किस सिटी में है? तो यह सिटी या फिर बोला आप सिटी बोलो या फिर जिला बोलो, तो यह जो है ये राउरकेला के अंदर स्थित है। क्या? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और यह किस राज्य के अंदर है? तो यह है ओडिशा राज्य के अंदर। अब अगला प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है राउरकेला स्टील प्लांट। तो यह जो राउरकेला स्टील प्लांट है यह ओडिशा में बनाया गया है। किस देश की सहायता से यह राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया है? तो यह जो है जर्मनी जो देश है इसकी सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया है। अब बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट। तो यह जो भिलाई स्टील प्लांट है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे रशिया सोवियत यूनियन जो है इसकी सहायता से इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है दुर्गापुरा। तो यह जो दुर्गापुरा स्टील प्लांट है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में जो स्थित है यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। और अगला स्टील प्लांट का नाम है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है यह झारखंड में स्थित है और यह जो बोकारो स्टील प्लांट है यह फिर से रशिया यानी सोवियत संघ जो है इसकी सहायता से यह बोकारो स्टील प्लांट ओडिशा के अंदर बनाया गया है। अब ये थे कुछ स्टील प्लांट, 4 मैंने आपको स्टील प्लांट बताए, लेकिन इसके अंदर जो स्टील प्लांट है जिनका नाम है राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुरा स्टील प्लांट, यह तीनों जो स्टील प्लांट हैं यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर आते हैं? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आते हैं। और इसका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961। और यह जो मैंने आपको बोकारो स्टील प्लांट बताया, यह बोकारो स्टील प्लांट जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसके तहत यह बनाया गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो अगर आपसे पूछा गया ओपन एयर फर्नरी या फिर लाइकेन पार्क या फिर जंगल हीलिंग सेंटर या फिर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तो वापस बताता हूँ, लाइकेन पार्क, जंगल हीलिंग सेंटर, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र और ओपन एयर फर्नरी, यह जो चारों जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं चारों के चारों जो है ये सभी उत्तराखंड जो है, इनमें उत्तराखंड जो है इसके अंदर इनका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि ये ओपन एयर फर्नरी क्या है, तो यह जो फर्न है इसके संरक्षण के लिए बनाया गया यह ओपन एयर फर्नरी है। ठीक है, किनके संरक्षण के लिए? फर्न के संरक्षण के लिए। और अगर आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में रानीखेत में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है वात्सल्य योजना। ठीक है, तो वात्सल्य योजना जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है। और अगर आपसे बात की जाए मिशन हौसला, तो यह जो मिशन हौसला है यह भी उत्तराखंड से संबंधित है। और आपसे पूछा गया काला पानी और लिपुलेख जो विवाद है यह है, तो यह दो देशों के बीच के विवाद जो कि भारत और जो नेपाल है इन दोनों में ये विवाद है। कौन सा? काला पानी लिपुलेख। लेकिन ये स्थित किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में यह स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से संबंधित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है,
जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में स्थित है। गैरसैंण जो है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, गैरसैंण जो है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री है इनका नाम है पुष्कर धामी। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर धामी। और अगर आपसे बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बने, नए राज्यपाल उत्तराखंड के कौन है, तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है गुरमीत सिंह को। ठीक है, और इन्हें किन के स्थान पर नियुक्त किया गया है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला प्रश्न है डसक्लिक युद्ध अभ्यास। तो यह जो डसक्लिक युद्ध अभ्यास है यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य तो यह होता है, लेकिन यह कहाँ आयोजित किया गया, तो यह भारत में आयोजित किया गया, जो कि भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी आज का 5वां प्रश्न, जो कि है सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो प्रश्न यह है कि बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो यह जो बाजरा मिशन है, सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए जो बाजरा हब है, बाजरा हब जो है हब जो है इसे बनाने के लिए, ठीक है, बाजरा हब जो है इसे बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। ठीक है, इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है। तो बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इसे घोषित किया गया 2023 को। बाजरे का वर्ष बाजरे का वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो सन 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। दाल का वर्ष, तो दाल का वर्ष जो है यह 2016 को दाल का वर्ष घोषित किया गया है। और बाजरे की दो बहुत ही अच्छी खासियत है, जिनमें पहली खासियत है बाजरा जो है तापमान सहने की क्षमता रखता है, यानी बहुत तापमान सहने की क्षमता रखता है। और दूसरा है कि जो बाजरा जो है इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है, तो पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यह राज्य आ चुका है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जिनमें पहला है छत्तीसगढ़ जो है यह 2000 में एक नया राज्य बना था। और इसके पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है अजीत जोगी। ठीक है, उनका नाम है अजीत जोगी। और छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई लोक अदालत शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है यह भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई लोक अदालत शुरू की है। और अगर आपसे बात की जाए ऑपरेशन लोन बरातू, तो यह जो ऑपरेशन लोन बरातू है नक्सली के आत्मसमर्पण संबंधित है, और यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगर आपसे बात की जाए छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल। और अगर आपसे बात की जाए यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है, यहाँ की छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। और यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी है जिसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क ही है। ठीक है, इंद्रावती नदी और इंद्रावती नेशनल पार्क आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में अजीज अखनोच को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहले मैं आपको जो है मैप दिखाता हूँ जिसकी मदद से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझते हैं मोरक्को को जो है इसके संबंधित प्रश्न हम अभी मैप में समझेंगे। तो ठीक है, तो अभी पहला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, जो ये मैंने डार्क येलो कलर में जो है यह देश है मोरक्को। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे किया गया है पॉइंट, तो यह है मोरक्को। ठीक है, अब यह जो मोरक्को जो है इसके जो आप यहाँ पे देख रहे हो मेडिटेरियन सी, यानी इसे कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। और यहाँ पे है लाल सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, और यहाँ पे है अटलांटिक सागर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो मैं आपको अभी जहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ यह है अटलांटिक सागर। तो अगर आपसे बात की जाए
और यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है एक जल संधि है। यह जल संधि जो है किन देशों के मध्य है? तो यह जल संधि है स्पेन और मोरक्को के मध्य यह जल संधि है। और यह जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है? तो यह जो जल संधि जिसे अब मैं अभी आपको मैप में दिखा रहा हूँ, यह जल संधि जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, यह जल संधि जोड़ती है। ठीक है। और इस जल संधि का जो नाम है, इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के मध्य। आप पूछोगे इसमें स्पेन और मोरक्को के मध्य कैसे? तो अभी आप यहाँ पे जो राज्य में आपको देश दिखा रहा हूँ, यह है स्पेन और यहाँ पे है मोरक्को। तो इनके जो मध्य से जो है यह जल संधि है, और यह किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जैसे मैंने आपको बताया अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर, इन दो सागरों को यह जल संधि जोड़ती है। ठीक है। मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, मोरक्को की जो राजधानी है वह है रबात। तो ये थी जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और नहर जिसे हम कहते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है यह सिंपली इजिप्ट में है, और यह स्वेज नहर जो है यह किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये है रेड सी, जहाँ पे लिखा रेड सी लिखाई है, मतलब इसका मतलब है लाल सागर। इसे मैं रेड कर देता हूँ, यह है लाल सागर, और अब मैं जिसे ब्लू कर रहा हूँ यह है भूमध्य सागर। तो ये दो सागर हैं, इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? तो इन दो सागरों को जो जोड़ने का काम है यह करती है स्वेज नहर। ठीक है। जो मैंने आपको बताया अभी जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जो जल संधि है इसे जो है भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो यह था 6th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, होप करते हैं आपको अगर 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है? तो गोल्डन वीजा जो उससे पहले हम देखते हैं, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है सबसे मजबूत, या फिर हम देखेंगे जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है, दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट, तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है ये जापान का पासपोर्ट है। और अगर आपसे बात की दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट, तो दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है ये अफगानिस्तान का है। ठीक है, दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का, दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। और गोल्डन वीजा जो है यह कौन सा देश जो है इसे निकालता है? तो गोल्डन वीजा जो है यह यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है इसे निकालता है। और यह कितने वर्षों के लिए होता है गोल्डन वीजा? तो गोल्डन वीजा जो है यह 10 वर्षों के लिए होता है। तो इसे पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो इसे पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह इन्हें पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन चुके हैं। किसे? गोल्डन वीजा को। अगर आपसे बात करें जिससे पहले किसे मिला, तो इससे पहले मिला था भारत की महिला खिलाड़ी जिनका नाम है सानिया मिर्जा, इनसे पहले। और इनसे पहले मिला था संजय दत्त जो कि एक अभिनेता है, इन्हें मिला था गोल्डन वीजा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ना होकर अब हम चलते हैं हमारे अभी आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2000 यूएस ओपन 2000 यानी अमेरिकन ओपन 2021 जो है इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, इसका पुरुष वर्ग का जो खिताब है यह जीता है डेनियल मेदवेदेव ने इसे जीता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। और यह किस देश के हैं? तो यह है रूस की। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को, इन्होंने हराया है, जो कि कहाँ के हैं? तो नोवाक जोकोविक जो है
जो कि हारे हैं किन से, डेनियल मेदवेदेव से। तो यह है सर्बिया के रहने वाले। और इनसे पहले यानी डेनियल मेदवेदेव से पहले यह खिताब किनके नाम था, यह जो खिताब किनके नाम था, तो यह नाम था नोवाक जोकोविक के नाम ही था ये। और इन्होंने अब तक अमेरिकन ओपन में 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविक, ठीक है। और अगर ये चौथा, इस बार का अगर यह चौथा ग्रैंड स्लैम भी जीत जाते तो यह बनते कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जो है यह इन्हें मिल जाता, या फिर ये जो पदवी है इन्हें यह मिल जाती, ठीक है। इन्हें हराया किसने है? तो इन्हें हराया डेनियल मेदवेदेव ने। और डेनियल मेदवेदेव ने इन्हें चौथा ग्रैंड स्लैम जीतने नहीं दिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है अमेरिकन ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एम्मा रादुकानु ने, ठीक है। एम्मा रादुकानु, ठीक है, एम्मा रादुकानु। यह कहाँ की है? तो यह इंग्लैंड की है, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया है फर्नांडिस जो है महिला, इनको हराया किसने? एम्मा रादुकानु ने इन्हें हराया। और अगर आपसे बात की जाए फर्नांडिस कहाँ की थी, तो यह थी कनाडा की, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इस ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो पुरुष वर्ग का खिताब है यह जीता है नोवाक जोकोविक ने। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में कम से कम 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। किन्होंने? नोवाक जोकोविक ने। कहा? ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने यह जीते हैं। और अगर आपसे बात की जाए, ये तो पुरुष वर्ग के खिताब जीतने वाले थे। और अगर आपसे बात की जाए महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में इन्होंने जीते हैं, यह जीता है नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका ने महिला वर्ग में यह खिताब जीता है, ठीक है। और यह कहाँ की है? तो यह है जापान की। और जो नोवाक जोकोविक है इन्होंने फ्रेंच ओपन में और विंबलडन ओपन में दोनों में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए फ्रेंच ओपन में महिला खिताब किसने जीता है, मैंने आपको पुरुष वर्ग का खिताब बता दिया है। महिला का खिताब फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो यह जीता है बारबोरी क्रेशिकोवा, ठीक है। बारबोरी क्रेशिकोवा ने फ्रेंच ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है। और आपसे बात कीजिए विंबलडन ओपन में, तो विंबलडन ओपन में महिला का खिताब जीता है एशले बार्टी ने, ठीक है, एशले बार्टी ने। यह था 8वां प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, जो कि है घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देने वाला, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा? तो यह है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड ने क्या किया आपको बताते हैं। इंग्लैंड में अब जो भी नए घर बनेंगे उन घरों के अंदर जो है, ठीक है, इंग्लैंड में अब जो भी नए घर बनेंगे उन घरों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, यानी टेस्ला की जो कार है जो कि इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, ठीक है, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। और यह अनिवार्य है। और यह जो है इन्होंने कानून भी इसका बना दिया है, ठीक है, इसे कानून बनाकर इसे पास भी कर दिया गया है, ठीक है। तो यह पहला देश बन चुका है जिन्होंने अब से नए घरों के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया है। कौन सा देश है? तो यह है इंग्लैंड, ठीक है। और आपसे बात की जाए बिना ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाने वाला पहला देश, यानी एक तरह से ऑटो पायलट मोड जो है गाड़ियों में, आजकल गाड़ियों में ऑटो पायलट मोड आता है, इसे जो है सड़क पर जो गाड़ी चलाना है इसे इन्होंने सही घोषित किया है। तो इन्होंने इंग्लैंड ने इसे सही माना है, ठीक है। और ठीक है, अभी जो है इंग्लैंड के नीचे एक चैनल है, ठीक है, इंग्लैंड के जो नीचे है उसके करेक्ट नीचे एक चैनल है, उस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक है।
तो इंग्लिश चैनल में एक बैंक है जिसका नाम है डोबर बैंक, और ये जो डोबर बैंक है यह किन के लिए फेमस है, तो ये जो मछली उत्पादन है उनके लिए यह फेमस जगह है। ठीक है, किसके लिए? डोबर बैंक जो है मछली उत्पाद के लिए एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्व फेमस जगह है। अगर आपसे बात करें 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड ने। अगर आपसे बात की जाए क्रिकेट का मक्का किस ग्राउंड को कहते हैं, तो क्रिकेट का जो मक्का है यह इंग्लैंड के यह जो ग्राउंड है इस ग्राउंड का नाम है लार्डर्स। ठीक है, लार्डर्स जो ग्राउंड है इसी को हम कहते हैं क्रिकेट का मक्का। ठीक है, और आपसे बात कीजिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर जो है ना, जहाँ पे सूती वस्त्र बहुत ज्यादा बनते हैं, सूती वस्त्र जो है ये बनते हैं। ठीक है, और उसका नाम जो है ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो के अंदर सूती वस्त्र, मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ग्लासगो जो है इसी को मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का मैनचेस्टर जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, भारत जैसे मैं आपको बताया इंग्लैंड का मैनचेस्टर, तो और भारत का मैनचेस्टर इंग्लैंड का जैसे मैनचेस्टर है, तो उसी तरह से भारत का एक मैनचेस्टर जिस शहर का नाम है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो है यह भारत का मैनचेस्टर है। और आपसे बात की जाए ग्लासगो, तो ग्लासगो जो है यह स्कॉटलैंड के अंदर है, और इसी ग्लासगो के अंदर कोप 26 का आयोजन होगा। ठीक है, कोप 26 का आयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है G7। तो यह जो G7 जो है यह इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड में कहाँ पर, तो यह इंग्लैंड में कार्नवाल के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया था। इस बार का G7 समिट जो है इसका आयोजन कार्नवाल इंग्लैंड में हुआ था। इसकी इस बार की थीम क्या थी, इसकी इस बार की थीम थी ट्रिपल बी यानी बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, इसकी इस बार की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 10वां प्रश्न जो कि है प्रत्येक वर्ष देश भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष देश भर में जो हिंदी दिवस है यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और यह कब से शुरू किया गया है, वैसे तो यह जो है दोस्तों यह 1953 से स्टार्ट किया गया था। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। और यह जो विश्व हिंदी जो है यानी हिंदी जो भाषा है यह एक राजभाषा होगी। तो यह किस अनुच्छेद के अंदर लिखा है कि हिंदी एक राज्य भाषा होगी, तो यह लिखा है भारत के अनुच्छेद 343 में यह लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जो तारीख है यह 14 सितंबर क्यों सिलेक्ट की गई है, तो 14 सितंबर 1949 को याद रखना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी और इंग्लिश जो है इसे भारत की आधिकारिक भाषा बनाई गई थी। किन दो भाषाओं को, हिंदी और इंग्लिश को भारत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे बात की जाए विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।